केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट पे। देखिए, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और रीजन वाला टॉपिक है। रीजन वाला टॉपिक मतलब आपको जब मैं बताने लगूंगी ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, हम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, आपने क्या है, वैसे भी आप इसे अभी फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे। अभी आप जब एमएससी थर्ड सेमेस्टर पे जाएंगे तो वहां आपको ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर भी ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अभी आपने क्या करना है, अगर आप अभी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो वो फ्यूचर पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर आप अभी 10-15 मिनट का टाइम यहाँ दे रहे हैं तो आप चीजों को पहले ध्यान से सुनिए। ओके, ताकि अभी के टाइम पे ये सारी चीजें आपके माइंड में फीड हो जाए। बाकी का जितना स्टडी मटेरियल है ये सारे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ताकि जब आप रिवीजन करें चीजों का तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर को, आप प्लीज थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखो, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है। देखो, यहाँ पर लिखा है कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट आपको पता है, इसके नाम से पता चल रहा है एक टाइप का ये कैटलिस्ट होगा। और आपको मालूम है कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपने पढ़ा है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर हम प्रोसीड करा रहे हैं तो वहां हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? ताकि हम रिएक्शन को अच्छी स्पीड में प्रोसीड करा सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, उसे एक्सेलरेट कराने के लिए, उसे फैसिलिटेट कराने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या है, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जो कि एक टाइप के कंपाउंड होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। ओके, अब फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या है? तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या है, एक टाइप के कैटलिस्ट ही है। ठीक है, कैटलिस्ट का एक क्लास है। देखो, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या है, एक कैटलिस्ट का नाम है, बट ये किसी कैटलिस्ट का नाम नहीं है। ये क्या है, एक कैटलिस्ट की क्लास है, यानी कि इस कैटलिस्ट के अंदर भी नंबर ऑफ कैटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो देखो, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट होता क्या है, पहले मैं सिंपली बता देती हूँ। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम जनरली कुछ रिएक्शन में, मतलब देखो, हम जनरल रिएक्शन में तो कैटलिस्ट का यूज करते हैं, बट हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को कुछ अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ खास है, तभी तो हम इसे सेपरेटली पढ़ रहे हैं। इसमें खास ये है कि इनका बहुत ज्यादा रोल कहाँ आता है, जब हमें किसी रिएक्शन को दो अलग अलग फेज में प्रोसीड कराना होता है। मतलब देखो, यहाँ पर इनका फेज जो टर्म है, फेज मतलब क्या होता है, फेज मतलब होता है मीडियम। केमिस्ट्री में जब हम लोग फेज यूज करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, मीडियम की। और मीडियम क्या हुए, जैसे सॉलिड हो गया, जैसे आपका लिक्विड हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, गैस हो गया। इसका मतलब, अगर आपने क्या है, किसी सॉलिड और किसी गैस के बीच में, या फिर किसी सॉलिड और किसी लिक्विड के बीच में रिएक्शन करा रही है, देन हर रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी किसी रिएक्शन की बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल में भी आपको समझाने वाली हूँ। ओके, तो अगर सपोज आपने इन दो टाइप के मीडियम के बीच में रिएक्शन करानी है, बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि इनके बीच में रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती। अगर यहाँ रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पा रही तो तब हम किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का। और किसी भी कैटलिस्ट का आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज होता है, वो है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो यहाँ आप पीटीसी, जिसे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट को आप पीटीसी करके भी यूज करते हैं, तो यहाँ आप पीटीसी का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि रिएक्शन बहुत आसानी से फैसिलिटेट हो जा रही है, यानी कि प्रोसीड हो जा रही है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, इसका नाम भी तभी पड़ा गया क्योंकि ये कैटलिस्ट का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जब हमें डिफरेंट फेज के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? अब देखो, अब आप कुछ अपनी रिएक्शन समझेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, और आप बोलेंगे रिएक्शन तो यहाँ हो रही है। मैं आपको बोल रही हूँ, सारी रिएक्शन की बात नहीं कह रही हूँ। देखो, सारी रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कुछ ही रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वैसे मैं बोल रही हूँ, सारे फेज वाले, अलग अलग फेज, डिफरेंट फेज के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आप ले रहे हैं ऐसी रिएक्शन में, हर जगह फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहां ये अलग अलग फेज के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, उस केस में हम लोग फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट में भी बहुत एग्जांपल होते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा, क्राउन ईथर आपने पढ़े होंगे, क्रिप्टेंस पढ़े होंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पढ़े होंगे। ये सारी चीजें क्या है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का एक एग्जांपल है। यानी कि अब यहाँ पीटीसी ना लिख के आप कोई क्राउन ईथर भी लिख सकते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फेज ट्रांसफर है। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि वो सिंपल सी बात है, कोई हम ज्यादा यूज करें इट मीन वो ज्यादा चीप है, सिंपली अवेलेबल है, ज्यादा फेवरेबल होगा टुवर्ड्स द रिएक्शन। ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अभी बस मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। इतनी चीजें क्लियर हुई कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, मैं आपको आगे की ओर ले जाती हूँ। तो देखो, अब मैं क्या है, पहले यहाँ पर को थ्योरी मटेरियल भी समझाते हुए चलती हूँ, ताकि हम जब एग्जांपल पढ़े तो आपके लिए और हेल्पफुल रहे। तो आपने मटेरियल में क्या लिखना है,
मटेरियल तो वैसे मैं शेयर करने वाली, बट एक बार रिवीजन ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं, कैटलिस्ट क्या होता है? तो आपको मालूम है कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड इन अ रिएक्शन कंडीशन में। आप इसे यूज करते हैं किस लिए? ताकि आप रिएक्शन को एक्सेलरेट करा सकते हैं और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके। तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, अब सो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होगा? फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की डेफिनेशन यहाँ दी है, इट इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का एक टाइप है which are generally used in a reaction in which one substance change their phase। यानी कि जब आप अलग अलग फेज के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करना चाह रहे हैं, देन इस केस में आपको फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट की यूज करना पड़ेगा। हमेशा नहीं, उस केस में जब आपकी रिएक्शन फैसिलिटेट नहीं हो रही होगी। इतनी चीज समझ में आई? अब देखो यहाँ पर कोई एक और चीज लिखी हुई है कि ये जो फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है, ये हम अलग अलग फेज की बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है, अगर हम लोग दो डिफरेंट फेज की, दो डिफरेंट मीडियम की बात केमिस्ट्री में करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं हेट्रोजीनस। तो ये जो कैटलिस्ट है वो भी क्या होगा? एक टाइप का हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होगा। ओके, इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ लिखा है दिस इज दैट्स व्हाई द फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इज नोन एज अ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ओके, अब देखो इसमें एक और चीज लिखा है, द मेन रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज टू फैसिलिटेट एंड माइग्रेट द रिएक्टेंट फ्रॉम वन फेज टू अनदर। इस टाइप के कैटलिस्ट का मेन रोल ये होता है कि आप एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक फेज में प्रेजेंट है, उसको दूसरे फेज में जाके वो ट्रांसफर हो जाए, यानी कि रिएक्शन फैसिलिटेट कराना, रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करता है। इतनी चीज क्लियर है? आप समझ गए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होता है? अब देखो मैं इसे एक अच्छे एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ओके, तो देखो ये जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, ये किसकी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है नैनोन नाइट्राइल की। ओके, अब नैनोन नाइट्राइड क्या होता है? नैनोन नाइट्राइड एक टाइप का कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है अगर आप 1 ब्रोमो ऑक्टेन और सोडियम साइनाइड को रिड्यूस कराओगे, यानी कि रिएक्ट कराओगे। ओके, अब यहाँ क्या होगा? देखो ये एक टाइप की SN2 रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक टाइप की SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन क्यों है? देखो SN2 रिएक्शन यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर आप देखोगे जो साइनाइड आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर को बिहेव कर रहा है, और ये जो 1 ब्रोमो ऑक्टेन है ये एक टाइप का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें Br एज अ लिविंग ग्रुप है। कैसे? देखो यहाँ पर साइनाइड जो आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस पोजीशन में। कैसे अटैक करेगा मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो होगा क्या, आपको पता है ब्रोमीन जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और आपको मैं क्या है SN1 SN2 सारे इलेक्ट्रोफिलिक बोलो या फिर सॉरी ये चाहे आप एलिफेटिक बोलो या फिर एरोमेटिक, मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। ओके, तो मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है, अगर किसी कार्बन एटम के पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। यानी कि इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जो कार्बन एटम है और यहाँ जो ब्रोमीन है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर है। देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर है आपका ब्रोमीन। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, बट ब्रोमीन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है कंपेयर टू कार्बन। ओके, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन का ये नेचर है कि बॉन्ड तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, बट ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन के का नेचर ये हो जाएगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच ले, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास होंगे। अगर ब्रोमीन के पास नेगेटिविटी चलेगी तो ऑब्वियस बात है कि कार्बन के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगी, और उस पॉजिटिविटी को हम पार्शियल पॉजिटिव के साइन से दिखाते हैं। क्यों पार्शियल? पार्शियल मतलब होता है थोड़ा, हमको ऐसा फील हो रहा है, या ऐसा वाला साइन होता है ये। ओके, तो आपको मालूम है जबकि ब्रोमीन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ी तो ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ गई क्योंकि नेगेटिविटी चले गई। ओके, अब यहाँ पर को कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर को जो साइनाइड आयन है वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन हो जाएगा बाहर। अब ब्रोमीन क्या है, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन अगर बाहर निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ब्रोमीन के बहुत ज्यादा पास है। अगर क्लोरीन जो कार्बन एटम है इसने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड तोड़ा, तो ब्रोमीन बहुत चालाक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये दोनों को अपने साथ लेते हुए चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कार्बन को नहीं देगा। ओके, तो ब्रोमीन क्या है, Br नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आ गया, Cn ने कार्बन के साथ अटैच कर लिया। क्यों? कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cn के पास पार्शियल मतलब पूरा नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो ये दोनों ने कंबाइन कर लिया, Br एज अ Br नेगेटिव के फॉर्म में बाहर आ गया। अब आप देखो इस Na के ऊपर क्या चार्ज है, आपको मालूम है कि Na क्या है, आपका एक एल्कलाइन मेटल है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके ऊपर ऑब्वियस बात है Na पॉजिटिव चार्ज होगा। Na और Br कंबाइंड होके NaBr बाहर बना लेंगे और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि Cn अगर यहाँ कंबाइंड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉन नाइट्राइन। इतनी चीज क्लियर है? लेकिन ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये फेवरेबल ही नहीं है, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। क्यों?
क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो देखो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड क्यों नहीं हो रही। ओके, तो देखो होगा क्या, देखो आपने क्या है, अभी तो आप यहाँ रिएक्शन सिंपली एरो वैरो दिखा के करा ले रहे हैं और आपको प्रोडक्ट यहाँ पर को दिख जा रहा है। तो प्रोडक्ट बनने के लिए भी आपको यहाँ पर को फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यूज करना होगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। वैसे आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो पहले बता रही हूँ कि क्यों नहीं बनेगा। इसका रीजन ये है, देखो जब आपने क्या है इसे लेबोरेटरी में आप प्रिपेयर करेंगे तो पहले आपने इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, देन इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, देन उन दोनों सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराना होगा। अगर वो रिएक्ट कर गए देन आपका ये प्रोडक्ट यानी कि नॉन एन नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखो जब आप 1 ब्रोमो ऑक्टेन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 1 ब्रोमो ऑक्टेन है ये किसमें कौन से सॉल्युबल, मतलब ये किसमें सॉल्युबल होगा। जब आप इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप इसको ऐसे टाइप के सॉल्वेंट में घोलेंगे जिसमें ये सॉल्युबल हो। और आपको पता चलेगा कि 1 ब्रोमो ऑक्टेन जो है वो एक टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल दूं तो वो हो गया बेंजीन। ओके, तो बेंजीन एक टाइप का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो आपने क्या करना होगा, 1 ब्रोमो ऑक्टेन को बेंजीन में घोलना होगा और आपको यहाँ पर कोई इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब NaCN क्या होगा, अब NaCN को क्या है, ये एक टाइप का सॉलिड होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। ओके, अब आपने इसको घोलना है किसी चीज में, एक किसी सॉल्वेंट में, ताकि इसका भी मिक्सचर बन जाए एंड देन दोनों मिक्सचर को आप कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लें। ओके, बट अब आपको पता चलेगा कि NaCN जो है वो एक टाइप का ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है आपकी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है। आप इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल दूं तो जैसे हो गया वाटर। ओके, अभी मैं आपको ये सॉल्वेंट भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, थोड़ी देर ध्यान से सुनिए। ओके, अब आपने क्या करना है, इसे वाटर में जब आपने घोला तो आपको एक मिल गया मिक्सचर। ओके, अब देखो जब आप इन दोनों को आपस में घोलना चाहेंगे ना तो ये दोनों आपस में घुलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसा टाइप का प्रोडक्ट दे देंगे। देखो आपने इन दोनों मिक्सचर को एक साथ मिक्स किया तो ये आपको क्या देंगे, आपको मालूम है, आपको ये कुछ इस टाइप का देंगे कि वाटर, तो आपका ये जो वाटर वाला पोर्शन है NaCN वाला ये तो नीचे रह जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। लेकिन ये जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन वाला, ये जो 1 ब्रोमो ऑक्टेन वाला पोर्शन है ये आपका रह जाएगा ऊपर। ओके, क्यों रह जाएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखो चाहे आप इसे कितना मिक्स कर लें, कितना घुमा लें, ये सॉल्यूशन आपका ऐसे का ऐसे रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं वाटर में अगर आप ऑयल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर रह जाता है। चाहे आप उसे कितना घुमा लें, फिर जब ये घूमने के बाद दोबारा सिंपल, मतलब दोबारा आपके क्या है एक जैसा हो जाएगा, मतलब कि शांत हो जाएगा इसका जो सॉल्यूशन है, तो आपको क्या मिलेगा कि वाटर अभी भी नीचे है और ऑयल की ड्रॉप्स अभी भी ऊपर हैं। ओके, और इन दोनों के केस में भी सॉल्यूशन कुछ आपको ऐसा ही मिलेगा। अब इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पर को आपको रिवीजन में हेल्पफुल होगा कि देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं आपको मालूम है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल मैंने बता दिया बेंजीन, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल मैंने दिया वाटर। ओके, ये दोनों एक दूसरे में कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। अब क्यों सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो आपके नॉन पोलर होते हैं। क्यों, देखो बेंजीन का आपको मैं एग्जांपल दूं, बेंजीन एक टाइप का नॉन पोलर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और आपको मालूम है कि बेंजीन किस किस से टाइप के कंपाउंड से बना है, कार्बन, वेट करना, बेंजीन किस टाइप के कंपाउंड से बना है, एक तो कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन। इसके अलावा इस पे कोई ग्रुप है नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ 2 टाइप के कंपोनेंट से बने होते हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन। और आपको मालूम है अगर आपने पोलरिटी की बात कर रहे हैं, पोलरिटी मतलब क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। इतनी चीज समझ में आए। और आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता ही नहीं है, इसलिए ये ग्रुप क्या होता है, कभी भी आप इसे पोलर नहीं कहेंगे, ये होता है नॉन पोलर ग्रुप। क्यों, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर को क्या है, पोलरिटी डिफरेंस ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता तो आप एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते, इसका मतलब इनके बीच में आयंस जनरेट हुए, तब आप उसे बोलते पोलर। लेकिन ये क्या है, नॉन पोलर टाइप के कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 एटम है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो चार्ज नहीं लगेगा। अगर देखो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो उसके ऊपर नेगेटिव लगाते, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता उसके ऊपर पॉजिटिव लगाते, जिसके से चार्ज बनते। लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होने की वजह से ये आपका बन गया नॉन पोलर। लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखेंगे तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पोलर होते हैं। कैसे, अब देखो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का एग्जांपल मैंने बताया क्या होता है, वाटर होता है। अब मैं यहाँ पर अगर वाटर बनाऊं तो देखो ऑक्सीजन
वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। अब आप देखोगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हो ये आयंस में टूटते हैं। जब आप इसे वाटर को आयंस में तोड़ेंगे तो ये एक तो H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर आता है, एक OH नेगेटिव के फॉर्म में आता है। समझ में आया? तो बेंजीन को कभी भी आपने आयंस में टूटते हुए नहीं देखा होगा। इसका रीजन यही है क्योंकि बेंजीन एक टाइप का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पोलरिटी ना होने की वजह से आप बेंजीन में आयंस नहीं बना सकते। समझ में आया? तो अब आप खुद ही समझ लो, एक क्या है आपका नॉन पोलर है क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर हो गया, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पोलर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को कि ये जो आपका सॉल्यूशन बना 1 ब्रोमो ऑक्टेन का, ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन आपका क्या है, नॉन पोलर सॉल्यूशन है। इतनी चीज समझ में आ रही? ये सॉल्यूशन आपका क्या है, पोलर सॉल्यूशन है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो नॉन पोलर और पोलर कभी एक दूसरे के साथ घुलते हैं? कभी नहीं घुलते। ये चीज तो आपने पढ़ी है, मैंने यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए भी लिखा है। और वी नो दैट द नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट कभी भी एक दूसरे के साथ घुलते नहीं है, क्योंकि हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसा जो है यानी कि नॉन पोलर के साथ घुलेगा, पोलर पोलर के साथ घुलेगा, कभी भी नॉन पोलर के साथ नहीं घुल सकता, क्योंकि ये लाइन आपने बार बार सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो एक जैसा है वो एक जैसे को ही घोलेगा। जैसे आपकी जैसे बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही होता है, जो जैसा है उसको वैसे ही फ्रेंड्स मिलते हैं। तो वही चीज होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसको वैसा ही मिलेगा, वो उसी के साथ घुल सकता है। आप कोई अपोजिट चीज को कहीं देखो, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपका जैसा बिहेवियर है आप उसी टाइप की फ्रेंड सर्कल में घुसेंगे। ऐसा ही होता है यहाँ भी कि आपके जिस टाइप का मॉलिक्यूल है वो उसी टाइप के मॉलिक्यूल में, उसी टाइप के नेचर के मॉलिक्यूल में घुलेगा, दूसरे में नहीं घुल सकता। तो आप खुद ही सोच लीजिए, क्या इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे के साथ घुलेंगे? बिल्कुल नहीं घुलेंगे। तो यहाँ पर कोई ये घुल नहीं रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, नीचे आपका क्या है, ये वाला पोलर वाला पोर्शन आ जा रहा है, ओके, ये वाटर वाला पोर्शन नीचे आ जा रहा है, और ये जो नॉन पोलर वाला पोर्शन है ये आपका ऊपर तैरने लगेगा। ओके, तो क्या आपका यहाँ पर को नॉन एन नाइट्राइल का प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये दोनों घुल ही नहीं रहे। अब इन दोनों को घोलने के लिए आपने देखो, आपको पता है रिएक्शन तो प्रोसीड हो रही है। ओके, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, प्रोसीड होगी भी। इसका रीजन क्या है, आपने यहाँ पर कोई कैटलिस्ट का यूज करना होगा, जो होगा आपका पीटीसी, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट, जिसमें हम जनरली क्वाटरनरी अमोनियम का यूज करते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिससे हम क्या है QX से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम, और X रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट को। ओके, तो जब से आप यहाँ पर को फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर को रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, और आपको एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर को ये नॉन एन नाइट्राइल मिल जाएगा। ओके, अब फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट ने कैसे यहाँ रिएक्शन करा दी, क्या इसके पास जादू था कि इन दोनों के बीच में इन दोनों को घोल दिया, कैसे घोल दिया, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, इतनी चीज तो क्लियर हुई। अब आगे बढ़िए, देखो ये समझ गए ना। देखो अब मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे आपने क्या है रिएक्शन बिकम पॉसिबल, यहाँ तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो रही, इसके आगे क्रॉस का साइन लगा लेना। ओके, यहाँ पर को रिएक्शन पॉसिबल क्यों हो रही है, क्योंकि हमने क्या लगा दिया, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है क्वाटरनरी अमोनियम। पहले क्वाटरनरी अमोनियम समझ लीजिए। अमोनियम साइन कहाँ होता है, मैं यहाँ पर को लिखूं, ये है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, अमोनियम सॉल्ट। ओके, तो क्वाटरनरी मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है चार। तो जब आप चार आर ग्रुप को ऐड कर रहे हैं किसमें, अमोनियम किसके लिए यूज होता है, नाइट्रोजन के लिए। ओके, तो नाइट्रोजन में चार आपने आर ग्रुप लगाना है। सॉल्ट मतलब सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपने कोई पर्टिकुलर सॉल्ट के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर लिखा है एक्स नेगेटिव। ओके, अब देखो यहाँ पर को क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, यानी कि नाइट्रोजन 3 ग्रुप के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इसके पास होगा यहाँ पर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने 3 तो यहाँ पर को आर ग्रुप लगा दिए, बट आप क्वाटरनरी की बात करें, यानी कि आपने 4 आर ग्रुप लगाने की जिद कर दी। ओके, अब ये चौथा आर ग्रुप ये नाइट्रोजन कैसे लगाएगा, अब मैंने ये भी आपको बार बार बोला है कि जो लोन पेयर होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं, वो तीनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लोन पेयर है वो कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी भी नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक बॉन्ड आपका कभी भी नेगेटिव चार्ज और कभी भी लोन में कन्वर्ट हो सकता है, और लोन पेयर जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड में भी। तो नाइट्रोजन भी यही करेगा, ये अपने बॉन्ड लोन पेयर को क्या करेगा, एक बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यहाँ से लोन पेयर हटाइए, एक बना दीजिए बॉन्ड जिसपे आपने आर ग्रुप को ऐड कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन को अभी भी ऐसा लगेगा कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। क्यों, पहले तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे,
बट अब 2 इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इसमें नेगेटिविटी खत्म होगी, नाइट्रोजन तो पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव होने के ऊपर वजह से हम इस पे लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका N+R4, ये बन गया ना क्वाटरनरी अमोनिया। अब सॉल्ट के बदले यहाँ पर को लिख सकते हैं X नेगेटिव, यहाँ पर को मैंने X की वैल्यू पुट करके यहाँ पर लिखा है Cl नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिएक्शन इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ने ऐसा किया क्या कि इन दोनों के बीच में हाथ मिल गए, यानी कि रिएक्शन हो गई। ओके, तो देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ऐसे समझा दूं। देखो सपोज ना आप कोई ऐसी कंट्री में गए जहां की आपको लैंग्वेज बिल्कुल नहीं मालूम है। ओके, तो यानी कि आप यहाँ पर को हैं, आपको कुछ लैंग्वेज नहीं मालूम, और यहाँ पर को वाली कंट्री वाले लोग हैं जिनकी लैंग्वेज आपको नहीं मालूम। तो आप दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक तीसरा बंदा ढूंढना होगा जो कि आप दोनों की लैंग्वेज जानता हो। ओके, तभी तो वो दोनों को के बीच में बातचीत करा सकता है, क्योंकि बता देगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब आपको क्या है, एक ऐसा बंदा चाहिए जो दोनों की लैंग्वेज को जानता हो। ओके, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी एक ऐसा टाइप का कंपाउंड है जिसमें दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि एक कोवेलेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो घुल जाए ऐसा पोर्शन भी है, और एक ऐसा पोर्शन भी है इसकी बॉडी में जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाए, यानी कि वाटर में घुल जाए। कैसे, देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर को क्या है, ये आपका अमोनियम हो गया। अमोनियम में क्या है, 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम। ओके, तो अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा दूं और इसे सिंपली कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यही तो हुआ मिथाइल ग्रुप, ये लिख दूं, तो अब आप देखेंगे क्या है, ये क्या एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर को। ओके, और ये जो कंपाउंड है एक टाइप का नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि ये भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन तो बना है, और आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे, पोलरिटी देखेंगे, तो पोलरिटी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा होता ही नहीं है। जैसे बेंजीन और बेंजीन जो है वो भी तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिली थी, वहां भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था। यानी कि ये जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड है। ओके, और आपको पता है नॉन पोलर जो है वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन यहाँ पर को आप देखो, यहाँ पर को एक पोर्शन है ये Na+ और Cl वाला, तो ये पोर्शन क्या है, ये Cl वाला, ये है आपका आयनिक पोर्शन, यानी कि यहाँ पर को आ जा रही है पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो पोलैरिटी है, तो ये कौन से सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर वाला, या सॉरी आयनिक नॉन सॉरी ये कौन सा सॉल्वेंट में घुलेगा, ये घुलेगा आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हो गया वाटर में। इतनी चीज समझ में आए। अब आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट जो आपका फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, इसमें दोनों टाइप के कंपोनेंट है, एक पोलर वाला भी, एक है नॉन पोलर वाला भी। इतनी चीज क्लियर है। अगर आप इस टाइप के सॉल्यूशन को, इस टाइप के कंपाउंड को क्या है उस सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो ये क्या करेगा, उन दोनों टाइप के कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना देगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पास एक ऐसा ग्रुप है जो नॉन पोलर के साथ भी बॉन्ड बना देगा, इसके साथ एक ऐसा ग्रुप है जो पोलर के साथ भी, तो ये क्या करेगा, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल को कंबाइन करा देगा। अगर दोनों टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो आपका प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। इसीलिए हम लोग फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यहाँ यूज करते हैं। तो मैंने इसे मैकेनिज्म में भी दिखाया। देखो मैकेनिज्म में क्या दिखाया, बहुत गंदा से रिप्रेजेंट किया, बट समझ जाना चाहिए। ओके, तो देखो ये पहली लेयर है जिसके ऊपर क्या है, आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, यानी कि जो बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये आपका कौन सा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ओके, और नीचे आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर वाला पोर्शन है। ओके, तो ऊपर क्या है आपका RX हुआ, हम उसे सिंपली RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे आपका NaCl। ओके, अब देखो हुआ क्या, हम देखो इसको RX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ जाना इसे, ये पूरी को हम RX से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये तो क्या है R ही तो है, ये पूरी यूनिट क्या होगी, R होगी। ब्रोमीन के बदले आप कोई भी हेलोजन ले सकते हो, तो मैंने RX कह दिया, और ये हुआ NaCN। ओके, तो आपने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ले लिया RX, नीचे ले लिया NaCN। अब आपने यहाँ पर ले लिया फेज ट्रांसफर कैसे लिया, जिससे मैं आपको सिंपली Q+ और X नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये तो पूरा क्वाटरनरी अमोनियम हो गया, ये आपका हो गया सॉल्ट। ओके, अब सबसे पहले क्या होगा ना, ये देखो ये जो Q+ है ना, ये जो Q+ है ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। अगर आपने इसे रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया तो ये Q+ सबसे पहले कंबाइन करेगा NaCN के साथ। NaCN के साथ कैसे, आपको पता है ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कि एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है। पोलर है तो ये आयंस में टूटेगा, जैसे वाटर टूटता है, तो आपने इसे Na+ और Cn नेगेटिव आयन में तोड़ दिया। ओके, और Q+ भी यहाँ डाल दिया। अब क्या करेगा ये Q+, ये तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, ये हेल्प करेगा रिएक्शन को प्रोसीड कराने में। ये करेगा क्या, ये प्लस वाला चार्ज है, ये पकड़ेगा नेगेटिव चार्ज को, इसने Cn को
कर लिया अपने साथ ज्वाइंट, ओके, अपने साथ कर लिया अटैच। अब ये क्या करेगा, इस CN को उठा के ले जाएगा इस वाले मीडियम में, ओके। तो अगर ये CN को ले गया ऊपर वाले मीडियम में तो आपको क्या मिलेगा, RX तो वहां था ही पहले से, अब आपने ले लिया CNQ भी, ये जो है CNQ। अब यहाँ पर को क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगी रिएक्शन। रिएक्शन जैसी होगी, यहाँ पर होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक के बदले दूसरा आ जाएगा, यानी कि R के साथ X ना हो गया, R के साथ हो जाएगा CN, और X के साथ, यहाँ क्या था, X के साथ R ना होके X के साथ हो जाएगा Q, यानी कि R के साथ तो ये CN हो गया, बट X के साथ एक्स के साथ क्या हो गया, क्यू, ओके। इतनी चीज समझ में आए। और एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, ऑब्वियस बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि आर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इतनी चीज समझ में आ रही ना। ये देखो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कंबाइंड हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वाले कंबाइंड हो गए, यानी कि आरसीएन ये बन गया और ये क्यू एक्स आपका बाहर निकल गया। समझ में आया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्यू एक्स अगेन नीचे चले जाएगा, अगेन नीचे चले जाएगा, तो अब क्या होगा, देखो क्यू के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो पॉजिटिव से कंबाइन करेगा, क्यू तो कंबाइन नहीं कर सकता, क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव से कंबाइन करेगा, और यहाँ पर को क्या है, Na और X के बीच में रिएक्शन होके NaX बन जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर को X की वैल्यू जो आपने रिएक्शन में ली थी, क्या ली थी, Br, तो Br रखेंगे तो NaBr तो प्रोडक्ट आपका बना, तो NaBr ही आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, और RCN आपका एक और प्रोडक्ट बन जाएगा। R के बदले वो पूरी यूनिट रखनी, क्या यूनिट थी, CH3 थी, CH2 की पावर कितनी थी, 6, ठीक है, और यहाँ था CH3, और CH3 के साथ हो जाएगा CN, ओके। ये हो गया ना नॉन एन, ये 9 कार्बन एटम हो गया, नॉन एन बन गया। इतनी चीज समझ में आए। तो देखो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर को दोनों मिल गए, एक ये एक ये। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। यहाँ पर को पता चलेगा कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। समझ में आया इतनी चीज, बहुत इजी है, समझ में आया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ओके। अब देखो मैं यहाँ पर को सिंपली, ये चीज तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप्स क्या है फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट के, तो देखिए इसमें लिखा है देयर आर मैनी फेस ट्रांसफर और कैटलिस्ट, बहुत फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है। जैसे क्या हो गया आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो गया, फॉस्फोनियम सॉल्ट हो गया, क्राउन ईथर हो गया, क्रेप्टिन्स हो गया, ओके। लेकिन सबसे अच्छा इन सारे कैटलिस्ट में सबसे अच्छा कौन सा होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और अच्छा क्यों होता है केमिस्ट्री में, जब हमें पता होता है, क्योंकि वो क्या होता है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट होता है, इजिली अवेलेबल होता है, अच्छी यील्ड में प्रोडक्ट। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर को इस टाइप से जो ये यील्ड मिल रही है इसकी, ये जो आपका प्रोडक्ट बना, इसकी जो यील्ड बनी वो बनी 92%, यानी कि 92% आपका प्रोडक्ट मिल गया, ओके। तो वही होता है कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को यूज करने का रीजन ही ये, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ जाएगा आपको और अच्छी यील्ड में आपको प्रोडक्ट भी दे देता है। इतनी चीज का समझ में आए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी आप बता दीजिएगा। प्रिंसिपल ये है, द प्रिंसिपल ऑफ पीटीसी यानी कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट इज based on the ability of phase transfer catalyst to transfer of the reagent from the one phase to another phase। तो इसका प्रिंसिपल यही होता है कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट एक ऐसा टाइप का मतलब कि कैटलिस्ट है जिसकी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि ये एक टाइप के रिएजेंट को दूसरे टाइप के रिएजेंट में, मतलब दूसरे फेज में पहुंचा देता है। एक रिएजेंट को एक फेज से दूसरे फेज में पहुंचा देता है। जैसे आप यहाँ देख ही रहे, एक रिएजेंट था, पहले आपने इसने क्या किया, ये CN को उठाया यहाँ से दूसरे फेज में ले गया। पहले तो ये पोलर सॉल्वेंट में था, यानी कि इनऑर्गेनिक फेज में था, अब ये नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक फेज में चला गया। तो इसका काम ही ये होता है कि ये एक रिएजेंट को एक फेज से दूसरे फेज में पहुंचा देता है। इतनी चीज क्लियर है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, फैसिलिटेट द रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग द सॉरी, और क्या करता है, फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को बाय ब्रिंगिंग दम टुगेदर, ओके। तो ये क्या करता है, सारे कंपोनेंट को, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको साथ साथ लाता है। देखो ये दोनों को साथ होना जरूरी था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं सी और CN को, R और CN को साथ होना जरूरी था, जबकि R एक फेज में था, CN दूसरे फेज में था। Na और X को साथ होना जरूरी था अगर आपने रिएक्शन करानी है तो, लेकिन ये दोनों अलग अलग फेज में थे। तो रिएक्शन कराने के लिए इसने क्या करना है, पहले एक रिएजेंट को दूसरे फेज में घुसाना है, दूसरे रिएजेंट को दूसरे फेज में घुसाना है, और जो आपके कंपोनेंट है उन दोनों को साथ साथ ले आता है ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, प्रोसीड हो जाए। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो एक लास्ट चीज है इसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे आपको मालूम ही पड़ गया, पीटीसी का वाइडली यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जो कि प्रोसीड होना काफी डिफिकल्ट होती है, ओके। और आपको ये ग्रीन केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा रोल मिलेगा, ओके। जब आप आगे पढ़ेंगे। अगला बोल रहे थे पीटीसी हैज नो लिमिटेड टू अ सिस्टम ऑफ द हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक रिएक्टेंट। तो इसका कोई इश्यू नहीं होता है कि ये हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, ये सबके साथ रिएक्शन कराता है, ठीक है। इसके पास कोई इश्यू नहीं होता है कि ये हाइड्रोफिलिक है, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा टाइप का, ओके। अगली चीज क्या बोल रहा है, पीटीसी क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके हेल्पफुल, जिसको प्रोसीड कराने में हेल्पफुल होता है। जैसे यहाँ रिएक्शंस मैंने दिखाई हुई है। पहला है नाइट्राइल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड।
अगर आपको अल्काइल हैलाइड से नाइट्राइल बनाना है, जैसी रिएक्शन अभी हमने देखी, इनको प्रोसीड कराने के लिए आपको पीटीसी का यूज करना ही करना पड़ेगा। अगर इसकी एब्सेंस में यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? आपने एक्स के बदले क्या लगा देना है, सीएन लगाना है। एक टाइप की SN2 रिएक्शन है, बट इसको प्रोसीड कराने के लिए पीटीसी की नीड होगी। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, बेंजोइल साइनाइड को अगर आपने प्रिपेयर कराना है, कहां से, बेंजाइल क्लोराइड से। ओके, यहाँ पर क्लोराइड के बदले क्या आ जा रहा है, साइनाइड आ जा रहा है। सेम ऊपर वाली रिएक्शन है। ओके, लेकिन यहाँ बेंजाइल का केस ले लिया। ठीक है, तो अगर आपने ये रिएक्शन भी प्रोसीड कराना है तो आपको सेम चीज मिलेगा। ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोशिएट होगा। अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये इनऑर्गेनिक में होगा। और आपको मालूम है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ घुल ही नहीं सकते, क्योंकि एक आपका क्या है, ये है आपका नॉन पोलर, ये है आपका पोलर। और नॉन पोलर पोलर एक साथ कैसे घोल सकते हो, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर को पोलर घोलेगा, नॉन पोलर को नॉन पोलर। अब ये दोनों आपस में घुल ही नहीं रहे, यानी कि जैसे तेल और पानी का मिक्सचर बन जाता है, ऐसा कुछ आपको मिक्सचर बन रहा है। तो ये प्रोडक्ट कैसे देंगे? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इसमें एक भगवान जैसा बोल सकते हैं, इनके लिए एक भगवान ही हो गया है, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा है। तो आपने पीटीसी डाला। पीटीसी का क्या बिहेवियर है, इसका ये बिहेवियर है कि ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच में गुस्सा हो गया, यानी कि ये दोनों बोल नहीं रहे। तो आपने एक ऐसा ग्रुप ले लिया जो इससे भी बोलता है, इससे भी बोलता है, और इसकी हेल्प से क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, इनके ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया और दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दिया, जिसे आप बोलेंगे बेंजाइल साइनाइड। ओके, तो सेम रिएक्शन है बट आपने ग्रुप वरी कर दिए। ओके, तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाया। तो बहुत इजी टॉपिक है फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट। अगर मैंने जितना समझाया उतना भी आपको समझ में आया तो होप आपने थोड़ा तो समझा है। ओके, तो बाकी आप जब जब रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी खुद भी तो इतनी एबिलिटी है कि जब आप चीजें रिवाइज करते जाएंगे तो क्या करेंगे, चीजों को और अच्छी तरह से समझने लगेंगे। मे बी नई नई चीजें आपके माइंड में खुद जनरेट होंगी। ओके, तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो रिस्पॉन्स कीजिए, बताइए कैसी लगी वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको एमएससी और बीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं सीरीज से। ओके, तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।